अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज औरिया मकबूल जान साहब हमारे साथ हैं। आप उनको टीवी पे देखते रहते हैं, अखबार में भी पढ़ते रहते हैं और बड़ी आजकल खरी-खरी बातें कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि इस चैनल के ज़रिए भी उनसे आपकी उनसे मुलाकात करवा दें। तो औरिया साहब, आप लाहौर में बैठे हैं। लाहौर आजकल बिल्कुल एक थिएटर बना हुआ है, उसको अखाड़ा भी कह लें और पीट ज़मान पार्क जो है तो तवज्जो का मरकज़ है। पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है, रेंजर्स भी वहाँ पहुँच जाते हैं। ख़ुसूसी रेंजर्स दस्ते हमने सुना है कि पहुँच गए हैं ताकि इमरान खान की जो रैली निकलनी थी उसको रोका जाए। एक तरफ से कहते हैं हम सिक्योरिटी फ़राहम नहीं कर सकते, इलेक्शन के लिए हमें 3 लाख लोग चाहिए होंगे। लेकिन यहाँ पे आप इज़ाफ़ी अख़राजात, आख़िर इसके भी तो अख़राजात होते हैं ना जब आप रेंजर्स या जो भी पैरामिलिट्री फ़ोर्स को बुलाते हैं। तो आप ये बताइए कि इस वक़्त आपको इंडिकेटर्स, अशारिये क्या मिल रहे हैं? ऐलान हो चुका है, 30 अप्रैल को इलेक्शन होना है, लेकिन आप जिस तरफ भी नज़र दौड़ाएँ, अदलिया को तो बेचारी जो आला अदलिया है, उन्होंने तो अपना एक फ़ैसला दे दिया, लेकिन आप देख लें जीएचक्यू को देख लें, आप इस्लामाबाद में सेक्रेटेरिएट पीएम हाउस को देख लें और दूसरे सूबों को देख लें। कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं, तो आखिर इस तमाम सिचुएशन में जहाँ पे कहते हैं ना कि इनकार की सी कैफ़ियत है, ताख़ीर की कैफ़ियत है, इसमें आपको इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं? देखिए, एक बात बताऊँ कि ब 32 एक साल की मेरी सिविल सर्विस की नौकरी है। सिविल सर्वेंट जो है वो इतना ज़्यादा पॉलिटिकल बॉसेस के कहने पे नहीं चलता जितना इस वक़्त चल रहा है। तो उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये पॉलिटिकल बॉस नहीं हैं कि जो उनको कह रहे हैं, कोई और पीछे ताकत ऐसी ज़रूर है कि जो इनको इस तरह के महाज पे लेके आ रही है। कोई शख्स इतना बेवकूफ़ नहीं होता कि जो ये देखे कि इमरान खान कुछ अरसे के बाद यकीनन कहीं न कहीं जीतने वाला है और बहुत उससे जीतने वाला है, तो 2-3 महीने के लिए अपनी ज़िंदगी जो है, बल्कि ज़िंदगी की अपनी नौकरी दाँव पे लगा दे और इस तरह का वाज़ेह हो जाए। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा या तो बहुत शदीद किस्म के प्रेशर से होता है या फिर जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स की वैसे ही ज़ाहिर बात है, आपको भी इल्म है कि उनकी जो मॉरलिटी का लेवल है, उनकी करप्शन का जो लेवल है, उसमें बड़ी आसानी के साथ वो जैसे कहते हैं ब्लैकमेल हो जाते हैं उन लोगों से जो उनसे मुख्तलिफ किस्म के काम लेना चाहते हैं। क्योंकि मैं इस वक़्त जो पाकिस्तान की मैं पंजाब की जो गवर्नमेंट को देख रहा हूँ, यानी केपीके में ये काम नहीं हो सकता। केपीके का जो माहौल है ना जी, वो है एगैलिटेरियन, बहुत मुख्तलिफ है। वहाँ बड़ा मुश्किल सा आप किसी बंदे के साथ बराह रास्त इस तरह की दुश्मनी लेंगे, खेलेंगे एक-दूसरे के सूरत-ए-हाल में, ये लेकिन उनको पता है कि ये ट्राइबल लेवल पे जब चला गया तो हमारे लिए बड़ा मसला हो गया। पंजाब और सिंध जो है वो एक उसको बड़े आसानी से सप्रेस करने की पुरानी आदत चली आ रही है और ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए ही उसको किया जाता रहा है और आपने देखा होगा कि 77 के अंदर भी पंजाब में ही मार का सजा था और उससे पहले भी पंजाब में ही मार के सजते रहे हैं। तो लेकिन ये जो मैंने देखा है इनको केयरटेकर्स को और जिस तरह का ये बिहेव कर रहे हैं और जिस तरह की गवर्नमेंट बिहेव कर रही है, आप सोच नहीं सकते कि ये दबाव कहीं और से। अब मुझे आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान के पुलिस अफ़सर जो हैं छुप-छुप के कहते हैं कि मेरे अमेरिकन एम्बेसडर और लोकल एम्बेसडर का जो वो हमें मिलने को कहता है कि हमसे मिलो। फिर मुझे कुछ लोगों ने जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग थे वो मिले, वो कहते हैं कि हमें बराह रास्त आके अमेरिकन एम्बेसडर बुलाता है और ये बुलाते हैं और कहते हैं कि जी बिलावल भुट्टो को आप सपोर्ट करें, फाइनेंशियली सपोर्ट करें, बाकी हम देख लेंगे ये सूरत-ए-हाल है। तो एक तो उनका भी अपना एजेंडा है और उस एजेंडे के साथ मिक्स मैच की सूरत-ए-हाल यहाँ पर हुई हुई है और वो चाहते भी ये हैं कि किसी न किसी तरीके से हमारा इन्फ्लुएंस यहाँ पर आ जाए। तो ये एक मल्टी प्रोंग चीज़ मुझे लग रही है पंजाब के अंदर कि कभी मैंने ब्यूरोक्रेसी को इस तरह इतना ब्लैटेंटली किसी का साथ दे के उसको उसको रोकने की मैंने कभी नहीं देखा। हट जाते थे कहीं न कहीं, पुलिस खामोश होकर साइड पे खड़ी हो जाती थी। अयूब खान की मूवमेंट में मुझे याद है अच्छी तरह कि पुलिस साइड पे खड़ी हुई थी, पता था कि ये सूरत-ए-हाल है। उसका 77 के अंदर उसमें भी पुलिस साइड पे खड़ी हो जाती थी, इस तरह नहीं। ये जो पुलिस बाकायदा ऐसे जैसे भारत पाक भारत जंग होने वाली है ना कि कुछ ना कुछ हमने करके निकलना है, ये जो एटीट्यूड होता है ना, ये एटीट्यूड ये मैंने नहीं देखा था और इसके पीछे कोई ना कोई जरूर है और सबको पता है कि कौन है और कौन। जी हाँ। मैं ये पूछना चाह रहा था कि देख कोई भी है इसके पीछे, यानी सरकारी अफ़सर हैं, आपने माशाल्लाह, चूँकि मैं जो सवाल बाद में शुरू में पूछना चाह रहा था, उसका आपने थोड़ा-सा जवाब दे दिया। अब उसका फ़ॉलो-अप ये है कि आपने माशाल्लाह इतनी सर्विस की है,
अब आपको भी अगर पीछे से जो आप कह रहे हैं कि नामालूम अफराद हैं, अगर प्रेशर आपको मिल रहा है, तो क्या आप हर जायज़ नाजायज़ काम करने पे आमादा हो जाते? क्योंकि आप किसी इदारे के मुलाज़िम तो नहीं हैं, आप तो रियासत पाकिस्तान के मुलाज़िम हैं। और वो तो ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ी अच्छी बात की, जो पहले डॉक्टर शहबाज गिल ने कही थी कि जी कोई भी सरकारी अफ़सर हो, भले वो फ़ौजी है, भले सिविलियन है, कि आप गैर कानूनी, गैर आईनी इक़दामात नहीं, अहकामात आपको नहीं मानने चाहिए। तो ये जो सूरत हाल पैदा हो गई है, क्या वाक़ई इतनी अनयूजुअल है? और जो शहबाज गिल ने और ख्वाजा आसिफ ने कहा है, वो दुरुस्त है? देखिए, सिविल सर्विस की हद तक तो मुझे अंदाजा है कि ये तकरीबन गुज़िश्ता 20-1 साल से ये रवैया ज़्यादा सख्त हो गया हुआ है। और उस सख्त होने की वजह ये है कि बहुत सारे काम ऐसे थे कि जो उन्होंने सिविल सर्विस के हाथ से लेके उसकी लीडरशिप खुद अपने हाथ में ले ली। मसलन जो उस वक़्त हो रहा था शुमाली वज़ीरिस्तान में, जनूबी वज़ीरिस्तान में, बाजौर में, एक सिस्टम बन रहा था कि लोगों को मिला के, जिरगों को जो मिला के वो करते थे, तो अचानक लोग आना शुरू हुए इस तरफ से और उन्होंने कहा कि तुम डीसी साहब छोड़ो जिरगों को, 4 बंदे हमें हवाले करो, हम उनको खुद इन्वेस्टिगेट करेंगे। और फिर उसके बाद किसी को उन्होंने बगराम भेज दिया। तो इरोड होती गई आहिस्ता-आहिस्ता। और दूसरी बात ये है कि मैंने ये देखा है कि जब वो इस तरह का एक्शन करते हैं तो फिर वो आप पे ट्रस्ट नहीं करते। मैं जैसे मैं डिसी मसनून था तो आपको याद होगा कि एमल कासी का छापा पड़ रहा था। तो मैजिस्ट्रेट मांगते थे। तो होता ये था कि वो जिस वक़्त हमारे मैजिस्ट्रेट वहाँ पर जाते थे एमल कासी के छापे के लिए, तो उन पे ट्रस्ट नहीं करते थे। और वो अमेरिकन भी बैठे होते थे, ये भी बैठे थे, तो उनको बाकायदा बाहर से कुंडी लगा के बंद कर दिया जाता था। और फिर उनको नक्शा दिया जाता था कि तुम जाओ, और तो उसके बाद फिर उनको मॉनिटर किया जाता था। तो वो हालाँकि ये काम डिप्टी कमिश्नर को दिया जाता, तो बड़ी आसानी से गोरा ट्रस्ट करके करता था, वो नहीं। तो ये 15-20 साल से उन्होंने इन रोड्स बनाई और उसके अंदर उन्होंने काम करना शुरू किया। फिर उसके बाद एक और काम बड़ा खौफनाक हुआ, वो ये था कि इलेक्शंस के अंदर उन्होंने इन्फ्लुएंस करना शुरू किया। आप खुद तो नहीं कर सकते थे ना। कोई भी किसी भी फौज का प्रेसिडेंट का बंदा कितना भी ताकतवर हो, वो एसएचओ के बगैर, डिप्टी कमिश्नर के बगैर, सेक्रेटरी इरिगेशन के बगैर, जिससे उसने मोगा बंद करवाना होता है, एसएचओ जिससे उसने किए, उसके बगैर वो आगे नहीं चल सकता। तो इन्होंने ये एक रास्ता बनाना शुरू किया कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। खौफनाक पता है क्या बात है? मैं अभी बहावलपुर गया हुआ था। तो मैं बहावलपुर में, वो एडमिनिस्ट्रेशन सारी वहां की भी और उसकी आई हुई थी। ये जो आखिरी मार्का हुआ है ना जी, जामपुर का, राजनपुर वाला जो मार्का हुआ है, तो उसके डिप्टी कमिश्नर से उसके इंतजामिया को उन्होंने जितना मैक्सिमम हो सकता था उन्होंने कोशिश की। इससे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर एबिलिटी ही नहीं है धांधली की, जितनी वो कर चुके हैं। मैं एक बंदा बताया, मैंने उसको 100 धांधली बकरे थे धांधली पटा। हुई, उसके बावजूद ये नताए सामने आए। जी, जी, जी। असल मसला ये है सर, असल प्रॉब्लम ये हो गया है कि आप उस दिन वो उसका जो बंदा हारा है, उसने बड़े आराम से उसने कहा कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमने बाकायदा उनको बाकायदा कस्में दी कि मैं लगारी खानदान के ट्राइबल सरदार का बेटा हूं, तो ट्राइबल पग है, ये है, वो है। उन्होंने लोगों ने सुने ट्राइबल सोसाइटी के अंदर, रिमोट तरीन एरिया के अंदर, जब उनको नतायज मसूल नहीं हो सके, तो आप सोचें कि लाहौर में क्या होगा। ये है वो जो उन्हें परेशान कर रहा है। और इस परेशानी में होता क्या है, आदमी जिटरी हो जाता है, आदमी की अकल, सोच, रैशनलिज्म खत्म हो जाता है। वो कहता है कि किसी ने किसी के तो दबाया जाए, किसी के ये हैं कितने, 4 को दबाएंगे, 2 को मारेंगे, 3। अब देखें ना, आप मुझे देखें, जो भी है, जिले शाह वहां बैठता था, जो ब्रुटेलिटी उसके साथ हुई है, वो शिवर तो करती है ना लोगों के अंदर। अच्छा, ज़िले शाह देखें ताज़ा तरीन एक मिसाल है। उसी के कॉन्टेक्स्ट में आप ये बताएँ, चूँकि आप इतना अरसा आपने सर्विस भी की है, ये जो एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, उसके खिलाफ आनन-फानन 6-7 दर्जन मुकदमात हो गए, रुझान में भी, हब में और तुर्बत में, मालूम नहीं कहाँ-कहाँ पे मुकदमे हो गए हैं। ये आप समझते हैं कि इंतहाई पाकिस्तानियों के लिए, बतौर पाकिस्तानी, बड़ी एक शर्मनाक सूरत-ए-हाल है कि जिसमें एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म, जो कि आपके बेशुमार राज़ों का अमीन है, जो अ, पूरे पाकिस्तान की अक्सरियत ग़ालिबन उसके साथ है, और आनन-फानन आपने उसको दहशतगर्द भी बना दिया, आपने उसको गद्दार भी बना दिया। क्या हम आप इस दिन के लिए पैदा हुए थे, ये देखने के लिए? इमदाद साहब, कोई एक मैजिस्ट्रेट, खा वो ज्यूनी में बैठा हो और खा वो बैठा हो कर्क में,
और खा वो इस्लामाबाद में बैठा हो, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का बराह रास्त मातहत होता है, एडमिनिस्ट्रेटिवली भी, और उसके वो एक्शंस को गवर्न भी करता है अगर वो जुडिशियल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। हम अच्छा जब थे मजिस्ट्रेट थे तो अब मुझे याद है। अच्छा, आप ये कानूनी अथॉरिटी की बात कर रहे हैं कि जी जो जी हाँ, हायरार्की है। हम जब मजिस्ट्रेट थे, डिप्टी मजिस्ट्रेट थे, तो हमारे चीफ जस्टिस साहब इंस्पेक्शन करते थे, आके देखते थे, गलत किया वो किया। ये जो है डबल जेपटी का जो कानून है कि दो एक एक उसमें 2 दफा सजा नहीं हो सकती, 2 दफा मुकदमा भी नहीं चलना चाहिए, फिर तो उसका मतलब, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट को सिंपल एक डायरेक्टिव पेश कर देना चाहिए कि कोई एक मुकदमा अगर एक जगह हो जाए तो दूसरी जगह मुकदमा जो है वो बाकायदा तौर पे उसको जुर्म करार दे दिया कि नहीं होना चाहिए। एक सिंपल सी है। लेकिन चूंकि असल मसला यह है कि इसी के आड़ में हम खेलते हैं, खेलना अब शुरू है, इससे पहले नहीं होता। मैं आपको बताऊं, 1898 में सेक्शन 144 आया है। सेक्शन 144 एक अमृत धारा है। उस अमृत धारा में हम कह सकता हूं कि ये जो इम्तियाज गुल साहब ने जो शर्ट पहनी हुई है ऑफेंसिव है, तो आइंदा से इस तरह की शर्टें पहनना बंद है, डिप्टी कमिश्नर बंद कर सकता है, बादशाह। ठीक, अंग्रेज ने उसको अख्तियार दिया था, वो मिनी वाइस लाया था। कुल्फियां बंद कर दी हैं, गोले गंडे बंद कर दिए हैं, खेतों को वो जो फसल को आग लगानी वो बंद कर। इसका पहला इस्तेमाल हुआ था, मैं आपको बताऊं, 1999 में जलियांवाला बाग में। तो जलियांवाला बाग में हुआ यह था कि उन्होंने डिप्टी कमिश्नर से पहले से वन सिटिंग जो था मजमा, बिल्कुल बजमान पार्क वाला मामला है कि लोग बैसाखी के मेले में इकट्ठे हैं और आपने उससे सेक्शन 144 लगवा दी। तो यहां जमान पार्क में भी लोग इकट्ठे थे, 1 महीने से इकट्ठे थे। फिर उसके बाद डायर गया और डायर ने जाके वहां अनअनाउंस करके उनको फायर करते हैं जैसे। और दार बात है, मैंने जलियांवाला बाग देखा है, एग्जैक्टली चारों तरफ जैसे कंटेनर लगते हैं वैसे घर है, एक छोटा सा गेट है, तो बंदे मारे गए। आप सोचें कि हम कितने बुरे हो चुके हैं कि 2 दिन के बाद प्राइम मिनिस्टर एस्क्विथ ने कहा कि गलत हुआ है। जो वजीर जंग था विंस्टन चर्चिल, उसने कहा कि ये गलत हुआ है, इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। लॉर्ड लिटन था, उसके तहत इंक्वायरी बैठी। 2 मेजर जनरल थे, एक उनमें 2 जज थे। उन्होंने फैसला किया कि ये एडवायर जो है इसको नौकरी से निकाल के कोर्ट मार्शल किया जाए, और दूसरा यह है कि इसको फर्दर किसी किस्म की कोई अपॉइंटमेंट इंग्लैंड में भी ना दी जाए। तो चूंकि वो वॉर वेटरन था, वहां का उसकी खिदमात थी इंग्लैंड, तो उन्होंने नरम कर दिया कि नौकरी से निकाल दिया, और इंग्लैंड के बजाय ये लिख दिया कि इसको इंडिया में नौकरी नहीं दी जा सकती, लेकिन उन्होंने किया। आप सोचें, किसी एक आदमी ने भी इस जिले शाह के वाक्य के बाद कोई बात इतनी बेचैनी के साथ, इतनी डिटाई के साथ, मैंने वो उसका जो देखा पोस्टमार्टम देखा है। मैंने कुछ 100-150 पोस्टमार्टम अपनी जिंदगी में देखे होंगे, मैंने इतनी ब्रुटैलिटी, मतलब कौन सी ऐसी गाड़ी है कोई जो पहले आपको हिट करती है, फिर अब टायर वापस लाके आपके नाजुक आदाब पे फेरती है कि ये भी दबा दूं इसको, फिर आपके घुटने को सीधा करती है और उसके अंदर कोई रैंच वैंच मारती है। ये कौन सी ऐसी गाड़ी है, कौन सा ऐसा एक्सीडेंट है? लेकिन असल में है ये फियर क्रिएट करने के लिए था। लेकिन एक बात बताऊं, जो फियर की साइकोलॉजी है ना, वो एक सतह तक होती है, आगे नहीं जी, होती। लेकिन उसमें मैं ये पूछना चाह रहा था कि लोग इतने जालिम हो सकते हैं कि इस तरह बेदर्दी से लोग मिसाल बनाने के लिए, दूसरों के लिए इतनी बेदर्दी से किसी शख्स को कत्ल कर दें तशद्दुद के जरिए। क्या आपके करियर में कोई इस किस्म का मौका आया था? देखिए, कुछ जगहों पे कुछ ट्रेनिंग्स बड़ी अजीब-ओ-गरीब होती हैं। ये मुझे बता रहे थे जिन्होंने इसको नवीद को इंटेरोगेट किया है और इसने इमरान खान पे गोली चलाई थी। जो गोली चलाई। अच्छा, उसने कहा कि कोई कोई ऐसी चीज हमने नहीं छोड़ी जो कि उसको हमने पुलिस हथकंडा ना इस्तेमाल किया हो, लेकिन वो नहीं बोला। यानी एक आम आदमी की बर्दाश्त से बाहर था। कहता बस वो ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ता रहा। तो इसका मतलब है कि काफी अरसा किसी ट्रेनिंग प्रोसेस से गुजरा था, अच्छा। अदरवाइज ये चीज नहीं हो सकती। ये चीज होती है कि जब आप किसी बंदे को ये कह देते हैं कि ये बुनियादी तौर पे ऑब्जेक्ट जो है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे तुम एक मुर्गी ज़िबा करते हो, जैसे तुम एक काम से चीज, तो ये बड़ी खौफनाक चीज होती है। ये मैंने वैसे पुलिस में बहुत कम देखा है। पुलिस वाले मारते हैं, लेकिन उनके पीछे एक मोटिव होता है कि इसको मारेंगे तो पैसे निकलेंगे, इसके घर वाले आएंगे तो पैसे देंगे, हमें रिश्वत देंगे, हम केस नरम कर देंगे, करते हैं हमेशा कर। पुलिस में कत्ल का केस आ जाए तो उसको बकायदा उल्टा लटकाया होगा, घर वालों को बाहर बैठाया होगा, उसकी चीखें सुना रहे होंगे, रिकॉर्ड करके वो करते हैं। उनके पीछे एक मोटिव होता है। लेकिन यहाँ तो कोई मोटिव भी नहीं है, ना किसी को प्रमोशन मिलनी है, ना किसी को पैसे मिलने हैं, ना कुछ और चीज मिलनी है। अच्छा, मैं ये यकीनन अच्छा कि आपने खुद ये बात कर दी। मैं आपसे पूछना चाह रहा था, चूंकि आपने जनरल डायर की बात की,
उसको तो उन्होंने नौकरी से फारिग कर दिया। लेकिन आप जिस सूबे में बैठे हैं, यहाँ तो इस किस्म के काम करने वाले पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं, सेनेटर बन जाते हैं, मेंबर कौमी असेंबली बन जाते हैं। और यहाँ तो आप कैसे कह रहे हैं कि यहाँ पे किसी को इसका कोई हासिल कुछ नहीं होगा? जिन लोगों ने ये बात नहीं, ये ऊपर नहीं, मैं कहता हूँ देखिए, ना मेंबर पार्लियामेंट ने ये काम करना है, ना किसी और ने काम करना होता है जो उस वक्त फ्रंट के ऊपर पुलिस का डीएसपी बैठा हुआ है या दूसरे बैठे हुए हैं। अच्छा, इसमें भी ना मैंने कुछ कैटेगराइज देखे, कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर खून, मतलब आप देखें ना, आप सोचें, पाकिस्तान में हमारे एक दोस्त हैं, मेरा क्लास फेलो भी रहा हुआ है, वो उसको शोहरत थी कि वो अमन अमान कायम करने के लिए वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करता था। वो बहुत बड़े, अब कॉलमिस्ट भी हैं आजकल बहुत बड़े। अच्छा, मैंने उन्हें कई दफा कहा, आप मुझे ये बताइए कि आपको कैसे पता चलता है कि डिसाइड करते हो, आपकी प्रूडेंस क्या कहती है कि बंदा, वो तो मेरे सामने वो कहता है वो कि मैंने कत्ल किया। मैंने कहा उसके बावजूद इसका मतलब है कि जुडिशियल सिस्टम बंद कर दिया जाए। तो कहते हैं कि मैं उससे अमन हो जाता। मैंने कहा अमन तो खौफ से होता है ना, अमन तो अब 4 बंदे मारे कुछ देर के लिए, जिस तरह की सोसाइटी है वो खौफ में चले जाती है। तो इस तरह के लोग हीरो हैं, आप खुद सोचें, हीरो हैं पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो कॉल जो कि हज़रत अली ने कहा था कि तुम्हें एक, और ये मैक्सिमम ऑफ लॉ है दुनिया में इस वक्त, 1000 बेगुनाहगार छोड़ने पड़े लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। ये लॉ का बुनियादी मैक्सिमम है। लेकिन हम करते क्या है कि हम बेसिकली समझते हैं ये कानून ये है कि तमाम लोग बेगुनाह हैं अनलेस प्रूव अदरवाइज। हम कहते नहीं सब लोग गुनाहगार हैं अनलेस प्रूव अदरवाइज। ये हो गया। चले, बहुत शुक्रिया। बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं, जो हम देख भी रहे हैं, कि हम आप सब गुनाहगार हैं। सिर्फ हुक्मरान घराने जो हैं, हमारी जो 1% अशराफिया जो मिफ्ता इस्माइल साहब बार बार कह रहे हैं, वो पवित्र हैं। उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है, उनके लिए कोई कानून नहीं है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने औरिया मकबूल जान साहब के तजुर्बे की बुनियाद पे जो बातें हैं सुनी हैं। कोई अच्छा मंजरनामा उन्होंने पेश नहीं किया है। हम हर वक्त कोशिश करते हैं, सुनना चाहते हैं कि शायद कोई उम्मीद अफजा बात हमें सुना दी जाए, लेकिन फ़िलहाल जो मैदान जंग सजा हुआ है लाहौर में, उसको सामने रखते हुए जो कुछ ज़िले शाह के साथ हुआ, उम्मीद फ़िलहाल कोई नज़र नहीं आ रही है। आगे अल्लाह खैर करे। बहुत बहुत शुक्रिया औरिया साहब।